नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये भारत की संसद का पार्ट 3 है। भारत की संसद थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक होता है। आप किसी भी बुक में उठा के देखेंगे, जो अच्छी ऑथेंटिक बुक है उसमें चैप्टर बड़ा ही मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और ये मैं टारगेट कर रहा हूँ यूपीएसआई 9500 या 9534 को, जेल वार्डन। और देखिए, पॉलिटी जो होती है वो सारे के सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सब में आपकी कंटिन्यू हो सकती है और सब में से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले लेंगे कि आपका संसद की जो सदस्यता होती है, संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है, वो उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। मतलब किसी किसी दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होने में, मतलब दोनों जो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उन दोनों में से किसी एक का सदस्य होने में आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। भाई, आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी उसको आप पहले पूरा करोगे, तभी तो आप फॉर्म भर सकते हो ना। ऐसे ही संसद का सदस्य बनने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, और जब आपको संसद की सदस्यता मिल जाती है तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी सदस्यता जो है वो जा भी सकती है। ठीक है, आगे टॉपिक को अपना कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। और सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि संसद की जो सदस्यता होती है, संसद की सदस्यता, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो है आपकी अहर्ताएं क्या होती हैं। अहर्ताएं का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको सिर्फ मतलब है कंटेंट से। ठीक है, तो अहर्ताएं में सबसे पहले देखते हैं कि भाई किसी संसद की सदस्य, मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक उसको होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो गया, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी उम्र लोकसभा के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए उसकी उम्र 30 साल, वो सॉरी 25 साल। और राज्यसभा के लिए उसकी उम्र जो है वो 30 साल होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, अगर वो 24 साल का है तो वो लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, और अगर वो क्या नाम है 29 साल का है तो वो राज्यसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, उसके बाद है कि भाई उसको जो है शपथ जरूर लेनी पड़ेगी। शपथ मतलब जब वो संसद का सदस्य वगैरह हो जाएगा, वो अपनी पार्टी से जीत जाएगा या फिर निर्दलीय जीत जाएगा, तो उसके बाद शपथ उसको दिलवाई जाएगी। बिना शपथ के वो सदस्य नहीं माना जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट डाल रहा हूं मैं। ठीक है, शपथ जो है वो आवश्यक है। जो बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि मैं इंग्लिश में, तो देखिए इंग्लिश में मैं कुछ कुछ जो इसमें जो पॉइंट होते हैं, हिंदी नॉर्मल सबको समझ में आती है। इंग्लिश में जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, तो आप दोनों का आपका जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है कि इसमें लिखा गया है कि जो आपका कैंडिडेट होता है, लोक खासकर राज्यसभा से, लोकसभा से जो कैंडिडेट होगा, जिस जिस जगह से वो चुनाव लड़ेगा, उस स्टेट का मतदाता होना चाहिए। मतदाता, मतदाता का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप अगर किसी स्टेट से खड़े हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, खासकर किसका, लोकसभा का, तो आपको उस स्टेट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी जगह का, कि कोई भी क्षेत्र में जो है आपका जो इलेक्शन की जो वो लिस्ट होती है जिसमें कि नाम वगैरह होते हैं, अगर आपने वोटिंग डाली हो, ठीक है, उसमें नाम वगैरह लिखते हैं, उस लिस्ट में जो है आपका नाम जरूर होना चाहिए, तभी आप उस जगह से जो है चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ये अप्लाई कर होता है सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा पे। राज्यसभा पे जो अप्लाई होता है वो ये होता है कि आप जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक। और किसी भी स्टेट में आपका जो है, अगर मतदाता लिस्ट में जो वोटिंग जो लिस्ट होती है उसमें अगर नाम है, तो आप राज्यसभा में जो है कहीं से भी लड़ सकते हो। आप मान लीजिए रहने वाले उत्तर प्रदेश के हो और आप जो है केरल से, कर्नाटक से, मेघालय से, कहीं से भी राज्यसभा का चुनाव जो है वो लड़ सकते हो। लेकिन लोकसभा के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, इस लोकसभा के चुनाव को हम आम चुनाव भी बोलते हैं, आम चुनाव। ठीक है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में मेनली जो है, जब उसके लिए लोकसभा के लिए जब चुनाव होते हैं तो उसको आम चुनाव बोला जाता है। ठीक है, और तो राज्यसभा का आप समझ गए, लोकसभा का आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप SC या ST से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट के SC ST होना आपको जरूरी है। ठीक है,
लेकिन इसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है यदि आप SC ST हैं और आप अगर नॉर्मल सीट पे अगर आप लड़ना चाहते हैं तो भी आप लड़ सकते हैं। और अगर आप SC ST जो मतलब अगर कोई सीट जो है वो SC ST वाली है जहां पर सिर्फ और सिर्फ SC ST का बंदा ही लड़ सकता है, तो वहां से भी आप लड़ सकते हैं चुनाव। तो यहाँ दोनों तरीके की चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बच्चे जो है तैयारी UPSI की ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आम चुनाव होने वाले हैं या फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ SC ST वालों के लिए रिजर्व होती हैं। मतलब वहां पर SC ST वाला बंदा ही जो है वो चुनाव लड़ सकता है, और बाकी जो सीटें होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। नॉर्मल जो बंदा है मतलब SC ST को छोड़ के अगर किसी का और कास्ट का बंदा है वो SC ST सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन SC ST का बंदा अपनी सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है और किसी नॉर्मल सीट पर भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अर्हताएं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम इन अगर ये चीजें हैं तो भाई ठीक है, कोई भी आदमी जो है किसी भी सदन का जो है सदस्य बन सकता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में से किसी ये, बस ये आप ना एज याद रखना जरूर। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देख लेते हैं इनको हटा, मतलब ये सदस्य हो गए, फिर हटते कैसे हैं, ऐसे क्या काम करते हैं जिससे हट जाते हैं। भाई जब आप अंदर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी ना। जैसे पहला आता है लाभ का पद। लाभ का पद, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। लाभ का पद का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप किसी सदन के जो है सदस्य बन जाते हैं, आप लोकसभा के लिए चुन लिए गए या राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, लेकिन आप क्या करते हो, जब आप सदस्य नहीं थे उससे पहले आप क्या थे, आप किसी भी सरकारी जगह आप नौकरी करते थे या फिर सरकारी विभाग में आपको कुछ पद दे दिया गया था और आप वो छोड़ते नहीं हो। आप सदस्य बन जाते लेकिन आप इसको छोड़ते नहीं हो, तो यहां पर होगा कि आपको लाभ का पद के लिए माना जाएगा। ठीक है, कि आप जो है सदस्य होने के बाद भी जो है आप किसी न किसी प्रॉफिट, आप जो है पद पर बैठे हुए हो, आपने उसको छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है वो अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। लेकिन ये चीज जो है मंत्रियों के लिए अप्लाई नहीं है। ठीक है, ये मंत्रियों के लिए अप्लाई नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि यदि वे विकृत चित्त हो, मतलब मेंटली रूप से वो मेंटली रिटार्ड हो चुका हो। ठीक है, मेंटली रिटार्ड हो रहा हो। लाभ का पद आप समझ गए कि भाई कोई भी ऐसा पद जो कि आपको जो है स्पेशल कुछ चीज देता है। ठीक है, अगर आप संसद के सदस्य हो जाते हो तो आपको देता है, लेकिन अगर कोई बंदा, ठीक है, संसद का सदस्य होने के बाद उसको मंत्री बना दिया जाता है, ठीक है, तो वो मंत्री पद जो है वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, वैसे कोई भी पद जो होता है वो लाभ का पद माना जाता है अगर वो किसी सरकारी जगह पर है, भारत सरकार के अंदर कुछ भी चीज अगर वो कर रहा है तो वो लाभ का पद माना जाएगा। लेकिन अगर वो मंत्री पद पर बैठ गया या फिर संसद में कोई ऐसा पद है उस पर अगर बैठ गया, ठीक है, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। क्योंकि भाई मंत्री भी तो जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से तो मंत्री बनाए जाते हैं, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये आप मेंटली रिटायर हो चुका हो वो बंदा, तो उसको जो है और अगर कोर्ट ने ये बोल दिया हो कि हाँ ये मेंटली रिटायर्ड हो चुका है, ये विकृत चित्त हो चुका है, तो फिर जो है इसको संसद की सदस्यता से जो है हटा दिया जा सकता है। फिर है कि घोषित दिवालिया हो चुका हो। दिवालिया, ठीक है, घोषित दिवालिया हो चुका। दिवालिया का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है उस पर, उसके पास घर बार सब संपत्ति वगैरह सब दिवालिया हो चुकी है। दिवालिया का मतलब होता है उसके पास लोन वगैरह इतना था कि उसने जो है बैंक ने सीज कर लिया या दिवालिया घोषित कर दिया उसको, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद है कि यदि वो स्वेच्छा से या किसी कारणवश, ठीक है, अगर वो उसकी जो है नागरिकता चली जाती है, भारत की नागरिकता चली जाती है, नागरिकता जो चली जाती है, या वो जो है दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, दूसरे देश की अगर नागरिकता वो ग्रहण कर लेता है, तब भी जो है उसको संसद की सदस्यता से हटाया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता उसके पास जरूर होनी चाहिए। फिर है मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि अगर उसको चुनाव में अपराध या फिर भ्रष्ट घोषित कर दिया होगा, जैसे उसको पता लगा है कि चुनाव आयोग को पता चलता है कि ये जो कैंडिडेट है ये चुनाव जो है पैसे के दम पे आया है, ये क्लियर आ जाए। वैसे तो ज्यादातर चीजें होती हैं, लेकिन अगर वो क्लियर पता चल जाए,
ठीक है, कि भ्रष्टाचार इसने किया है, भ्रष्टाचार करके ये चुनाव जीत के आया है, तब भी इसको जो है हटाया जा सकता है संसद की सदस्यता से। उसके बाद है अगर 2 साल या अधिक, 2 साल या अधिक की अगर उसको जेल हो जाती है, ठीक है, किसी भी अपराध में यदि उसको जेल हो जाती है तो जो है तो भी उसको सदस्यता जो है उसको सदस्यता से हटा दी जाएगा। जैसे जो वो थे बिहार में लालू प्रसाद यादव थे, तो उनको जब जेल हुई थी तो उनकी सदस्यता वगैरह जो है सब छीन ली गई थी। ठीक, तो ये एक आपकी जो है निरर्हता होती है, मतलब हटाने का कैसे तरीके से हट सकते हैं। फिर है कि भाई अगर वो जैसे पॉइंट तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये भी होता है अगर वो छुआछूत, दहेज या सती प्रथा इस टाइप की जो सामाजिक चीज़ें हैं अगर उसमें पाया जाता है तो क्या नाम है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए यही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जब इन सब चीज़ों को लेके उसकी निरर्हता के ऊपर बात करी जाएगी, मतलब उसको हटाने की बात करी जा रही होगी, ठीक है, किसी भी सदस्य के, लोकसभा या राज्यसभा के, तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति जो इलेक्शन कमीशन होता है उससे पहले चर्चा करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है इसका डिसीजन फाइनल होगा। आप इस चीज को ध्यान रखना बस, क्योंकि आगे मैं जो चीज बताऊंगा एक पॉइंट और होता है जिसकी वजह से जो है संसद के सदस्य जो है उनको निष्कासित किया जा सकता है, वो है दल बदल कानून। दल बदल कानून, देखिए जो मैं बता रहा हूं ये है, इस समय जो बता रहा हूं ये कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसको छोड़ के, दल बदल कानून को छोड़ के अगर किसी भी तरीके से किसी भी सदस्य को हटाया जाता है तो उसकी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। इलेक्शन कमिश्नर से वो थोड़ा सा चर्चा करेगा और उसके बाद उसको हटा देगा। लेकिन जब दल बदल कानून के आधार पर होती है, दल बदल कानून के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं बस आपको कॉमन एक चीज बता देता हूं कि कोई भी अगर सदस्य जैसे चुन के आता है, कोई भी मान लिया एग्जाम्पल से बताता हूं, कोई बीजेपी से चुन के आता है और वो जाके वो जो है चुनाव जीतने के बाद जो है वो कांग्रेस में चला जाता है। ठीक है, तो मतलब इस बंदे ने जो है वो दल बदल किया है, या तो वो पहले ही चला जाता, लेकिन चुनाव जीता आपने बीजेपी से और आप जा रहे हो कांग्रेस में, मतलब ये एक तरीके से जनता के साथ भी धोखा है। तो इसीलिए कानून बनाया गया था कि दल बदल कानून। ठीक है, जब मैं डिटेल में बताऊंगा तब बताऊंगा आपको, लेकिन यही होता है। और इसके जब इस आधार पर जब उसके हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, जब इस आधार पर, दल बदल के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, तब पावर आती है आपकी किसके पास, लोकसभा स्पीकर। समझ गए, लोकसभा स्पीकर के पास जो है ये पावर आ जाती है आपके पास, दल बदल कानून के आधार पर अगर आपके जो है हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर या फिर राज्यसभा का चेयरमैन, जिस भी सदन से वो बिलोंग करता है। समझ रहे हैं ना, कि जब दल बदल के आधार, क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाता है कि दल बदल के आधार पर जब सदस्य को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो निम्न में से किसके पास अधिकार होता है, तो लोकसभा स्पीकर ऑप्शन होगा या राज्यसभा चेयरमैन ऑप्शन होगा। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि सदन के अध्यक्ष के ऊपर, तो ये भी सदन का अध्यक्ष होता है, ये जो है लोकसभा के सदन का अध्यक्ष होता है, ये राज्यसभा के सदन का अध्यक्ष होता है। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं, इतना कंसेप्चुअल आपकी क्लियरिटी हो गई, फिर हम बात करते हैं कि और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से, ये तो हो गए मैंने आपको बता दिया, अर्हता है मतलब एलिजिबिलिटी, निरर्हता है मतलब उनको क्या क्या अगर वो काम करेंगे तो हट जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी वजह से जो है वो पद संसद का जो एक वो मतलब स्थान होता है वो रिक्त हो सकता है। ठीक है भाई, पीछे जो आपका कोई भी अगर सदस्य हटेगा, किसी भी कारणवश से हटेगा, तो वो स्थान जो है वो रिक्त हो जाएगा ना, वो वैकेंट हो जाएगा ना। ठीक है, वो वैकेंसी वैकेंट हो जाएगा। तो और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो वैकेंट हो सकता है, पहली है अगर उसको दोहरी सदस्यता मिल गई हो। दोहरी सदस्यता, इसका क्या मतलब होता है, दोहरी सदस्यता का मतलब है कि मान लो वो पहले राज्यसभा का सदस्य था और राज्यसभा का सदस्य होते होते उसको लोकसभा के लिए भी चुन लिया गया। ठीक है, तो दोहरी सदस्यता के कारण भी जो है वो रिक्त हो सकते हैं अगर वो किसी एक सदन का, जैसे मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के लिए, दोनों के लिए चुन लिया गया, तो उससे बोला जाता है कि आप जो है 10 दिन के अंदर जो है किसी भी एक सदन का सदस्य वो खाली कर दो आप। तो अगर वो जैसे मान लीजिए वो नहीं करता है, 10 दिन के अंदर नहीं करता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली राज्यसभा जो लोकसभा की जो सीट होती है,
ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीट होती है वो आपकी ऑटोमेटिकली वैकेंट हो जाती है, मतलब उसको यहां से हटा दिया जाता है और फिर सिर्फ वो लोकसभा का सदस्य बनकर रह जाता है, क्योंकि भाई एक सदस्य वो एक ही सदन में रह सकता है। इस वजह से अगर कोई सदस्य लोकसभा और राज्यसभा के लिए दोनों के लिए चुन लिया गया है और 10 दिन के अंदर उससे कहा जाता है कि आप जो है किसी भी एक सदन की सदस्यता को त्याग दीजिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसकी जो राज्यसभा की जो सीट होती है उसको वैकेंट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भाई किसी भी कारणवश जो है वो पद त्याग दे दे। पद त्याग का मतलब होता है कि स्वेच्छा से जो है अपनी सीट से वो इस्तीफा दे दे, इस्तीफा बोलते हैं इसे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये जो लोकसभा के लोग होंगे, लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो लोकसभा स्पीकर को देंगे अपना जो इस्तीफा होगा, और राज्यसभा के जो राज्यसभा के जो लोग होंगे वो राज्यसभा चेयरमैन को देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका भाई अगर वो, हाँ ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, यदि कोई सदस्य 60 दिनों तक किसी भी तरीके से 60 दिनों तक अगर वो अपने सदन में नहीं बैठता है तो उसकी सदस्यता जो है वो तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जिससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा देर तक लेक्चर 1 घंटा 1.5 घंटा सिर्फ मैं टॉपिक पे पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं जो है ज्यादा देर तक, मतलब ये नहीं कि बच्चों को बेवकूफ नहीं बना सकता, और आप भी मत बनिए बेवकूफ, मेरी बात मान जाइए अभी भी, ठीक है। नहीं तो लिस्ट में जो ना नाम ढूंढने नहीं मिलेगा। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई बता रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि जो लाइव क्लासेस होती हैं उनमें मजा तो बहुत आता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में 5-5 10-10 मिनट जब निकलते हैं, यहाँ सीधे मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरे चैनल पे आइए, सीधे किसी भी चैनल पे आइए, वो उस पे जाइए जिस पे आपका भला हो रहा हो, कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, उस पे जाइए आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर 60 दिन का आपको समझ में आ गया, वो ऑप्शन में आपको 30 दिन भी देगा, 20 दिन भी देगा, लेकिन आपको 60 पर ही टिके रहना है, याद रखना, ठीक है। तो ये जो आपकी टोटल ये होती है संसद का जब स्थान रिक्त कैसे होता है, मैंने उससे पहले बता दिया कि आपकी जो है मतलब एलिजिबिलिटी क्या होती है, आपको किन कारणों के वजह जो है सदस्यों को जो है अपना पद त्यागना पड़ सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बात करते हैं शपथ के बारे में और वेतन के बारे में, ठीक है। शपथ और वेतन, ठीक है। शपथ में क्या होता है, शपथ में भाई राष्ट्रपति जो है, समझ रहे हैं ना, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति जो है किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि भाई संसद के सदस्यों को आप जो है शपथ ग्रहण करवा दीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति खुद भी सदस्य ग्रहण करवा सकता है, या फिर कोई अपना सदस्य, कोई भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है कि आप जाके जो है संसद के सदस्यों को शपथ दिलवाइए, तो उसको शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। यदि कोई सदस्य जो है बिना शपथ के लिए क्या नाम है बैठता है, ठीक है, यदि कोई शपथ नहीं लेता है और बैठता है तो जो है उसके ऊपर जुर्माना फिर ठोका जाता है, ठीक है, उसके ऊपर जुर्माना ठोका जाता है। फिर बात करते हैं वेतन और भत्तों की। देखिए वेतन और भत्तों में ऐसा है कि संसद के सदस्यों का, जब मैं संसद के सदस्य बोलता हूं तब उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य आ जाते हैं, और जब मैं अलग अलग बोलूं तो समझ लीजिए राज्यसभा के अलग बोल रहा हूं, लोकसभा के अलग बोल रहा हूं। इस तरीके से आप कंसेप्ट अपना क्लियर करके चलिए, ठीक है। तो वेतन और भत्तों में क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि संसद जो है वो अपना, संसद के सदस्य अपना वेतन खुद ही डिसाइड कर लेते हैं, देख रहे हो ना आप, मतलब संसद के सदस्य जो हैं वो अपना वेतन कितना होगा वो खुद ही एक कानून लाके और उसको पास कर करा के, और याद रखना हमेशा फुल मेजोरिटी से पास हुए हैं ये संसद की, जितनी जब भी ये तनख्वाह बढ़ाने वाली बात आती है। पेंशन इनको मिलती है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है, पेंशन इनको मिलती है। और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो सभापति होते हैं, ठीक है, उनका वेतन, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं इनका वेतन भी संसद डिसाइड करती है, ठीक है। अब शुरू हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं थोड़ा ही पढ़ाऊंगा उसको, मतलब एक आधा पाक बाहर पढ़ा दूंगा जिससे कि आप जो है अच्छे से समझ सकें उसको, ठीक है। संसद के पीठासीन अधिकारी, संसद के पीठासीन अधिकारी, अभी पीठासीन क्या होता है, पीठासीन का मतलब होता है कि वो एक पद ऐसा है कि उस पद पर, उस चेयर पर,
ठीक है, कोई भी व्यक्ति बैठता है तो वो उस पद का जो है उसका नाम मिल जाता है अपने आप। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, पहले ये समझ लीजिए कि संसद के पीठासीन अधिकारी होते कौन कौन है। देखिए, बात करते हैं लोकसभा की। ठीक है, लोकसभा में संसद के जो आपके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो होते हैं दो, लोकसभा स्पीकर मतलब अध्यक्ष, फिर उसके बाद होता है दूसरा होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष मतलब डिप्टी स्पीकर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं भाई राज्यसभा में, राज्यसभा। इसमें कौन होते हैं, इसमें होते हैं भाई आपके राज्यसभा के सभापति, और दूसरे होते हैं उपसभापति। ये दो होते हैं, ये आपके होते हैं पीठासीन अधिकारी। मतलब आपने देखा होगा, आप इसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है भाई। लोकसभा राज्यसभा की अगर किसी ने डिबेट सुनी हो तो उसमें ऊपर चेयर पे आदमी बैठ के जो है सारा मैनेज कर रहा होता है। आप चुप हो जाइए, आप बोलिए, चलिए आप हो गया आपका टाइम, आप बोलिए, होता है ना। बस वही होते हैं ये लोग। स्पीकर लोकसभा में उसको अध्यक्ष बोलते हैं, राज्यसभा में उसको सभापति बोलते हैं। ठीक है, जब स्पीकर नहीं होता है तब उपाध्यक्ष बैठक लेता है। आपने देखा होगा चेहरे ही बदलते रहते हैं, अचानक अचानक जो है कोई और आ गया। ठीक है, अरे यार हमने तो ये देखे थे, ठीक है, वो तो नहीं रहे। तो वो जब कहीं किसी काम से जाते हैं या फिर नहीं आ पाते हैं तो फिर उपाध्यक्ष जो है बैठक लेता है। लेकिन वो उस चेयर पे बैठना जरूरी है किसी न किसी को, वो चेयर वैकेंट नहीं रह सकती। नहीं तो हल्ला गुल्ला देखते हो आप कितना होता है, उनके बैठने के बाद भी होता है। ठीक है, तो लोकसभा में जो है इनको स्पीकर बोला जाता है, यानी अध्यक्ष बोला जाता है। और उनसे जो नीचे होते हैं, मतलब उनसे नीचे नहीं होते हैं, ये दोनों बराबर के पद होते, वो बराबर होते हैं लोग। लेकिन बस ये है कि स्पीकर जब नहीं होते हैं तब उपाध्यक्ष जो है वो उसकी बैठक लेते हैं, जिसको कि डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। राज्यसभा के लिए सभापति होते हैं, जिनको कि चेयरमैन बोला जाता है। उसके बाद जो है उपसभापति मतलब डिप्टी चेयरमैन। नाम अलग है, बस थोड़ा सा काम एक ही है, मैं आपको बता देता हूं। तो आज मैं कवर करूंगा आपका लोकसभा, इसको मैं कवर करूंगा। इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं लोकसभा के स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर मतलब अध्यक्ष। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा के स्पीकर मतलब इनके चुनाव कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि मैंने मान लीजिए जैसे 2019 में चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद जो है वो भाई पार्टी वगैरह पूरी की पूरी बन के आई। उसके बाद सदस्य उसके आए, सदस्य। तो जब सदस्य आ जाते हैं, जब बैठ जाते हैं उसमें आके संसद के सदन में बैठ जाते हैं, लोकसभा में बैठ जाते हैं, तो फिर लोकसभा में से ही किसी एक इंसान को, जो कि संसद का सदस्य होगा, लोकसभा में से ही जितने भी लोग होते हैं उन्हीं में से किसी एक को जो है वो लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है। जैसे इस समय कौन है, ओम बिरला, ये आपके लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, स्पीकर मतलब कोई डिफरेंट आदमी नहीं होता है, वो आप उन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है, जो लोकसभा में से किसी एक को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे तो होता है निर्वाचन कि मतलब उन्हीं में से किसी एक को जो है वोटिंग के द्वारा चुन लिया जाता है। मेनली जो होता है पार्टी, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी का बंदा चुना जाता है, क्योंकि उसके पास मेजोरिटी होती है, इस वजह से वोटिंग में वो जीत जाता है। ऐसे उसको चुना जाता है। और जिस दिन उसको चुना जाता है तो प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट वो डेट डिसाइड करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो डेट डिसाइड करेगा कि हाँ भाई इस दिन जो है सभी सदस्यों को आना है और इस दिन लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा, जिससे कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा पड़ सके। ये तो हो गया आपका निर्वाचन। उसके बाद ये पद अपनी जो सीट होती है ये खाली कैसे रह सकती है, मतलब ये इनको हटाया कैसे जा सकता है, या फिर ये सीट जो होती है खाली कैसे होती है, जो लोकसभा के स्पीकर की सीट होती है खाली कैसे हो सकती है। ये 3 पॉइंटों से खाली हो सकती है। पहला है कि अगर लोकसभा का स्पीकर जो है वो संसद का सदस्य नहीं रह जाता, किसी भी कारण से जो है संसद का सदस्य जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक, या फिर मान लीजिए उस क्षेत्र का चुनाव ही रद्द कर दिया होगा, जहां से वो चुन के आ रहे हैं उस क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया गया हो, तो उनकी सदस्यता चली गई, तो मतलब उनको स्पीकर के पद से जो है अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा।
दूसरा पॉइंट है कि अगर वो अपना इस्तीफा, ठीक है, अपना इस्तीफा जो होता है लोकसभा डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर के पास, मतलब उपाध्यक्ष के पास अगर वो अपना लिखित में जो है इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी जो है चीजें मान ली जाती हैं। या फिर आपका जो है लोकसभा में बहुमत, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी से, मैंने मेजोरिटी बता चुकी है कितने तरीके की होती है, आप जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। आप लोग जो है प्लेलिस्ट जरूर देखा करिए, प्लेलिस्ट में मैं सारी चीजें डालता रहता हूं, ठीक है। तो लोकसभा का स्पेशल मेजोरिटी के साथ इनको हटाया जा सकता है, लोकसभा के स्पीकर को, लेकिन उनके लिए 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। इस कि उनको हटाने का जो रिजोल्यूशन आएगा, जो एक कानून आएगा, जो एक विधेयक आएगा, ठीक है, उसको लाने से 14 दिन पहले जो है लोकसभा के स्पीकर को बताना पड़ेगा कि हम भाई ऐसे ऐसे आपको जो है हटाने के लिए प्रस्ताव ला रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यह है कि एक पॉइंट और आता है कि जब लोकसभा विघटित हो जाती है, विघटित का मतलब होता है कि लोकसभा जब भंग हो जाती है, खत्म, ठीक है, लेकिन सारे लोग अपनी सदस्यता खो देते हैं, लेकिन एक ऐसी सीट होती है जो कि एंड तक अपनी सदस्यता नहीं खोती, वो होती है लोकसभा स्पीकर का सीट। लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो अपना पद जब लोकसभा चुन के आ रही होती है तब उससे पहले तक नहीं छोड़ता है। जब नई लोकसभा चुन के आ जाती है उससे एक दिन पहले वो अपनी सदस्यता को छोड़ देता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए आज जो है लोकसभा भंग हो गई, 2 महीने चुनाव हुए, 2 महीने के बाद चुनाव होने के बाद नई जो है सदस्य वगैरह चुना के आ गए वो, उसके बाद जब वो सदन में बैठने वाले होंगे उससे एक दिन पहले जो है लोकसभा का स्पीकर जो है वो अपना पद छोड़ देता है। काम कौन कौन से करता है लोकसभा का जो स्पीकर होता है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है, उसका काम नॉर्मली है सदन की कार्यवाही चलाना, कार्यवाही या संचालन, ठीक है भाई, मैनेज करना होता है पूरा का पूरा। देखते हो कितनी भीड़ होती है, ठीक है, कोई चिल्ला रहा होता है, कोई इधर कुछ कह रहा होता है, तो उस सबको जो है मैनेज करना होता है। सबसे मेजर जो काम होता है, प्राइमरी जो वर्क होता है उसका यही होता है लोकसभा के स्पीकर का, ठीक है। लोकसभा के स्पीकर का जो है प्राइमरी वर्क जो है वो यही होता है। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि भाई संसद में जो नियम वगैरह बनते हैं, ठीक है, संसद में नियम वगैरह बनते हैं ना भाई, हमारी संसद जो है वो पूरी तरीके से संविधान के अनुसार थोड़ी ना चलती है। संविधान में सारी चीजें क्लियर नहीं लिखी गई हैं, लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं जिससे कि लोकसभा रन करती है। वो नियम जो होते हैं वो लोकसभा का स्पीकर, जब भी कोई नियम बनता है तो उसको नियम को संसद बनाती है, लेकिन उसका जो लास्ट में जो साइन होते हैं वो लोकसभा स्पीकर के होते हैं। और उसकी, जैसे कि मान लीजिए कोई कानून बना हुआ है, देखिए संविधान और हमारे कानूनों में एक क्या पॉइंट होता है, लिखी तो एक लाइन होगी लेकिन उसको बताने के 10 तरीके होंगे। इसी को उसकी व्याख्या बोलते हैं, मतलब डिटेल्ड, कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, 4 अक्षरों में वो क्या क्या कहना चाह सकते हैं। तो जब भी कोई नियम होता है तो उसकी व्याख्या जो है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब जो है वो आपका लोकसभा स्पीकर करता है। तीसरे नंबर पे है कि आपका कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब होता है किसी भी सदन में जितने सदस्य हैं, अगर उसके 1/10 सदस्य जो हैं उससे कम हो जाते हैं तो जो है लोकसभा का स्पीकर जो है वो संसद का जो है कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। आपने सुना होगा न्यूज में कि संसद की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, या फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगित का मतलब होता है कि रोक दी गई, अब नेक्स्ट डे होगी। तो जैसे मान लीजिए राज्यसभा में जो है वो जैसे मान लीजिए 550 सदस्य जो हैं, 552 सदस्य आपके किसमें हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में आपके 552 सदस्य हैं, तो 552/10 मतलब 55.2, मतलब लगभग 56 लोग जब तक नहीं होंगे पूरी लोकसभा में, तब तक अगर 1 या 2 भी कम हो जाते हैं तो भी स्पीकर ये कह देगा ठीक है आज की कार्यवाही रद्द। भाई 55 लोगों में क्या करेंगे वो? तो मिनिमम कोरम जो होता है वो 1/1/10 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ, उस सदन की जो है टोटल स्ट्रेंथ जो होती है, लोकसभा या राज्यसभा, मैं अभी बात राज्यसभा के लिए कर रहा हूं, वो लोकसभा के लिए कर रहा हूं, तो आप जो है अभी जो है राज्यसभा वो लोकसभा के लिए ही इसको समझिए। समझ में आ गया? उसके बाद उसका और क्या काम होता है? उसके बाद चौथा काम होता है कि मान लीजिए जैसे कोई भी विधेयक आया, मैंने आपको विधेयक और कानून में दोनों में अंतर बता चुका हूं मैं, ठीक है। जब कानून संसद के दोनों सदनों में होता है तब उसको विधेयक बोला जाता है,
और जब वही विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं उस पर, तभी वो कानून बन जाता है। तो मान लीजिए कोई विधेयक जो है वो आपका जो है वो लोकसभा से पास हो गया, और उसके बाद लोकसभा से पास होगा तो एक नियम के अनुसार वो राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तो भाई दोनों में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, मतलब गतिरोध हो गया। इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, मतलब ज्वाइंट में अब जो है वहां पर इसकी जो है मीटिंग होगी, दोनों सदनों के जो है सदस्य बैठेंगे, और उन सदनों की सदस्य की अध्यक्षता कौन करेगा, वो होता है आपका लोकसभा का जो है वो अध्यक्ष। इसको आप दिमाग में रख लीजिएगा। मतलब राज्यसभा का जो आपका जो स्पीकर होता है ना, राज्यसभा का सभापति उपसभापति होता है ना, उसके पास किसी भी तरीके की कोई पावर नहीं रहती है। ज्वाइंट मीटिंग जो होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, मतलब ओम बिरला ही करेंगे। अगर कभी भी ज्वाइंट मीटिंग हुई, मतलब संयुक्त बैठक हुई, अगर वो नहीं है तो इनसे नीचे जो होता है, जो आपका लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो लेगा, लेकिन कभी भी राज्यसभा का नहीं लेगा। राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति नहीं लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद है एक और पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो कभी भी वोटिंग, भाई जैसे जब भी कोई कानून वगैरह पास हो रहा होता है तब वोटिंग होती है ना, तो वो हमेशा वोटिंग ऐसे नहीं देता है। वो उसको वोटिंग का अधिकार ऐसा नहीं है जैसे जब भी कोई वोटिंग हो रही है तो लोकसभा का स्पीकर भी वोट देगा ना। वो वोट तभी देगा जब बराबर की स्थिति आ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप। जैसे मान लीजिए 400 लोग उपस्थित थे, अब 400 लोगों में वोटिंग हुई तो 200 में आपके बराबर हो गया। आप क्या करें, तो उस केस में जो है, ये जो केस है, इसी केस में जो है वो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वोट देता है, क्योंकि एक ही वोट की जरूरत है। एक वोट आएगा तो 50% + 1 हो जाएगा और मतलब वो कानून पास हो जाएगा। तो बराबर की जब स्थिति आ जाती है तभी आपका जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो वोटिंग करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। इस चीज को अपने दिमाग में आप रख लीजिएगा। फिर एक और पॉइंट होता है कि अगर जैसे उसको गुप्त बैठक करनी हो किसी को, गुप्त बैठक का मतलब होता है आपने अगर संसद में नहीं गए हो, तो जैसे लोकसभा जब लग रही होती है तो लोकसभा में आपको तो नीचे का दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ऊपर जो है वो प्राइवेट लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हमारे देश की संसद को देखना चाहते हैं कि कैसे बात, नॉर्मल लोग, आप और हम लोग भी जा सकते हैं वहां पे, टिकट वगैरह लगता है तो ऊपर बैठे रहते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी है और कोई सदस्य कहता है कि प्राइवेट जो है मीटिंग करवाई जाए, तो फिर क्या होता है, वो ऊपर वाली जो वेल होती है उसको खाली करवा दिया जाता है। ठीक है, तो वो प्राइवेट बैठक का मतलब ये नहीं होता कि वो अकेला आदमी बात करे, नहीं, संसद के उस लोकसभा के सदस्य तो होंगे लेकिन ऊपर कोई प्राइवेट आदमी नहीं बैठा होगा। समझ रहे हैं। उसके बाद एक और पॉइंट होता है, एक पॉइंट ये होता है कि जो धन विधेयक होता है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक और वित्त विधेयक, मतलब मनी बिल और फाइनेंस बिल में अंतर क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मनी बिल और फाइनेंस बिल से बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते हैं। तो जैसे कि मनी बिल है, किस बिल को मनी बिल बोला जाएगा, बिल का मतलब विधेयक, किस बिल को मनी बिल बोला जाएगा यह डिसाइड करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि हाँ ये वाला बिल जो है मनी बिल है, तो वो मनी बिल बोल दिया जाएगा। ये वाला बिल जो है नहीं, मनी बिल नहीं है, तो वो, मतलब टोटल पावर जो होती है मनी बिल को घोषित करने की, मनी बिल को मोहर जो होती है मनी बिल के ऊपर कि हाँ ये मनी बिल है या नहीं है, चर्चा तभी होगी। ठीक है, पहले लोकसभा का स्पीकर डिसाइड कर देगा कि हाँ ये मनी बिल है, चर्चा तभी होगी, क्योंकि दोनों की चर्चाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। नॉर्मल बिल और मनी बिल की चर्चाएं अलग अलग तरीके से होती हैं। तो ये पावर जो है वो लोकसभा के स्पीकर को दे रखी है और किसी के पास ये पावर नहीं है। बाकी मैंने आपको लोकसभा के स्पीकर के बारे में एक चीज और बताई थी कि जब कोई सदस्य मतलब मान लीजिए जैसे लोकसभा का कोई सदस्य है, कोई सांसद है, जब वो दल बदल कर देता है, मतलब किसी दूसरी पार्टी में कूद जाता है जाके, तो उसके आधार पर जब इसको हटाना होता है तब उसकी पावर होती है लोकसभा के स्पीकर के पास। लोकसभा का स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि इसको हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है आपका कि जैसे कि मान लीजिए संसदीय समितियां जो होती हैं, ठीक है भाई, संसद हर समय तो काम करती नहीं है, ठीक, हर समय काम नहीं करती, लेकिन हर समय तो उसकी बैठक होती नहीं है, लेकिन उसको काम करने के लिए इतना ज्यादा काम होता है, उसकी कुछ समितियां बना दी जाती हैं, कुछ कमिटीज बना दी जाती हैं। तो उन कमिटीज में क्या होता है,
उन कमिटीज के जो हेड होते हैं, हर कमेटी का एक हेड होता है, तो उसको हेड बनाने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर का है। लोकसभा का स्पीकर ही बताएगा कि हाँ ये हेड है। समझ रहे हैं? फिर स्वतंत्रता का मैंने आपको बता दिया कि फिर इसको हटाने की प्रक्रिया का मैंने बता दिया कि भाई लोकसभा में स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो है 14 दिन पहले बताना पड़ेगा, ठीक, कि आपको हटाया जाने के लिए एक जो है वो प्रस्ताव लाया जा रहा है। समझ रहे हैं? और दूसरा इसकी जो एक और चीज होती है कि लोकसभा के स्पीकर की आचरण पे चर्चा नहीं की जा सकती कि लोकसभा का स्पीकर ऐसा है वैसा है, ऐसे चर्चा नहीं की जा सकती, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके जो काम है, उसके जो किसी भी तरीके के काम, कैसे भी वो लोकसभा में बैठ के काम कर रहा है, कैसा भी उसका आचरण है, लेकिन उसके ऊपर जो है आपको चर्चा नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि इसकी जो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया बराबर की स्थिति में ये वोट देता है, वैसे वो कभी वोट नहीं देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी वो पूछ ली जाती है आपसे कि इसका जो पद है वो किसके बराबर है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं इससे। ठीक है, जैसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किसके बराबर है, नीचे 4 पोस्ट दी होंगी। ऐसी पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में लोकसभा के स्पीकर का पद किसके बराबर है, तो याद रखिएगा जो हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, वो उनके बराबर ही लोकसभा के स्पीकर को देखा जाता है। ठीक है, ये बराबर के पद होते हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। जब मैं लास्ट में आपको जो है, अभी तो मैं सिंपल सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो है किस तरीके से कौन कौन से पद ऐसे होते हैं जो कि जिसके बराबर बराबर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां आपको दिक्कत शुरू हो जाएगी। फिर मैं बात करता हूं लोकसभा के उपाध्यक्ष की। लोकसभा डिप्टी स्पीकर, यानी उपाध्यक्ष, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो ये कौन होते हैं, ये भी भाई जब अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष को भी उन्हीं लोगों के बीच में से, मतलब लोकसभा के लोगों के बीच में से ही चुना जाता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं उन्हीं के बीच में से किसी को भी उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, सारी चीजें लगभग सेम रहती हैं, कुछ अंतर नहीं होता है। बस इनका काम कब होता है, जब लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नहीं आए हुए हैं या अनुपस्थित हैं, उस केस में जो है ये उपाध्यक्ष वहां पर सीट पर बैठ के जो है संचालन पूरा करते हैं। इतना इनका मेनली जो होता है वो इनका ये काम होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष के पास एक स्पेशल पावर क्या होती है, स्पेशल पावर ये होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी, मैंने आपको बताया कि संसदीय समितियां होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, संसदीय समितियां। ठीक है, समितियां होती हैं, समितियां क्या काम करती हैं, समितियां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समितियों का ही है। तो उसमें क्या होता है कि भाई आपका जो है, जैसे मान लीजिए कोई कानून है, कोई विधेयक है, किसी के बारे में चर्चा होनी है, डिटेल में चर्चा होनी है, लेकिन वो संसद में नहीं हो सकती है, तो समितियां उसको डिटेल में खोल के पूरा एक एक वर्ड पढ़ती हैं कि किसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो यदि कोई उपाध्यक्ष, भाई जब अध्यक्ष जो है सीट पर बैठा होगा तो उपाध्यक्ष एक नॉर्मल सदस्य की तरह काम करेगा, वो एक नॉर्मल सदस्य हो जाता है। जब अध्यक्ष बैठ के, स्पीकर बैठ के वहां पर जो है पूरा संचालन कर रहा है, तो उपाध्यक्ष भी एक नॉर्मल सदस्य की तरह हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कभी भी किसी संसदीय समिति का उसको सदस्य बनाया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका हेड बन जाता है। समझ गए? उपाध्यक्ष को जब भी किसी संसदीय समिति में चुना जाएगा, कि भाई संसदीय समिति में चुने जाते हैं ना लोग कि हाँ भाई इतने लोग हैं, ये हैं वो हैं, तो उसका हेड जो होगा वो ऑटोमेटिकली उपाध्यक्ष हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये उसके पास एक विशेषाधिकार होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, उपाध्यक्ष का जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो तनख्वाह वगैरह, पेंशन वगैरह होती है, वो भारत की संचित निधि से होती है, भारत की संचित निधि। ठीक है, इससे ही वो आती है, जितने भी भारत के खर्चे होते हैं सब इसमें से ही होते हैं, लेकिन इसको याद रखना आप कि भारत की संचित निधि से ही आती है। अब एक चीज और याद कर लीजिए कि जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो तो होता है जिसकी सरकार होती है, मतलब जिसकी पार्टी मेजोरिटी में होती है उसके होते हैं, मतलब जैसे इस समय स्पीकर जो है बीजेपी के हैं। और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं, पहले तो ये होता था कि डिप्टी स्पीकर भी पार्टी का ही होता था या फिर जिसकी सरकार चल रही थी उसी का होता था, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद जो है ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी कि भाई स्पीकर आप अपना लिख लीजिए और डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो विपक्ष के होंगे। ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर है आपका अध्यक्ष, जो आपके स्पीकर जो होते हैं, याद रखिएगा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर,
डिप्टी स्पीकर मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब उस पद पर उस सीट पर के लिए चुने जाते हैं तो उनको कोई स्पेशल तरीके से कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती है, स्पेशल कोई शपथ नहीं दिलवाई जाती है। इसको बहुत दिमाग से लग लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जो है आपका लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, नहीं दिलवाता, कोई शपथ नहीं दिलवाता, वो सिर्फ सांसद की सदस्य लेता है क्योंकि वो सांसद होता है, एक पार्लियामेंट का सदस्य होता है, तो पार्लियामेंट के हर सदस्य को जो है वो शपथ लेनी पड़ती है, लेकिन स्पीकर के लिए कोई स्पेशली शपथ नहीं बनी है। ठीक है, तो वो स्पीकर जो है शपथ आपका नहीं लेता है। कुछ कुछ जो है मैं पुराने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बता देता हूं। हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हैं कि 1921 में जो है आपके जो एक तरीके से समझ लीजिए कि केंद्रीय विधानसभा, जो लोकसभा पहले होती थी, इसको केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था, केंद्रीय विधान परिषद, जो आज के समय पे आपको दिखती है, ठीक है, उसको केंद्रीय विधान परिषद बोला जाता था। तो 1921 में इसके स्पीकर जो थे, इसके स्पीकर बनाए गए थे आपके फेडरिक वाइट को, और इसके जो डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे, मतलब उपाध्यक्ष जो बनाया गया था, डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपका हिस्ट्री में थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 1924 में जो इस केंद्रीय विधान परिषद के जो स्पीकर बनाए गए वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1924 में जो स्पीकर बनाए गए थे, जैसे आ जाता है कि भारत में जो है पहले स्पीकर कौन थे, आजाद भारत में नहीं, केंद्रीय विधान परिषद करके आएगा वो लोकसभा नहीं आएगा। केंद्रीय विधान परिषद के पहले स्पीकर कौन थे, विट्ठल भाई पटेल। और केंद्रीय विधान परिषद के पहले जो है डिप्टी स्पीकर या उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इनको थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आ जाती हैं आपकी चीजें। एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, वो आपका लोकसभा में सभापतियों की तालिका, मतलब एक तालिका बनती है, एक टेबल बनती है, तालिका एक टेबल बनती है। टेबल क्यों बनती है, टेबल तब बनती है जैसे मान लीजिए एक केस ऐसा आया कि स्पीकर भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, लेकिन संसद की जो है कार्यवाही चल रही है। फिर कौन करेगा? उस समय के लिए क्या होता है कि शुरुआत में ही जब अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को चुन लिया जाता है, उसके बाद एक टेबल बनाई जाती है 10 लोगों की। उसमें जो है 10 लोगों के नाम होते हैं, वो आपस में चुने जाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेफरेंस के हिसाब से, मैंने मान लीजिए स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो इनमें से जो पहले जो सदस्य होंगे वो जो है अध्यक्षता करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से चलता है काम। अगर वो भी नहीं है तो फिर दूसरे नंबर पे, फिर वो भी नहीं है तो तीसरे नंबर पे, इस तरीके से काम चलता है। तो इस सदन की तालिका इसको बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपके? फिर है आपका दो चीजें और होती हैं, ठीक है। इसको ये बहुत ज्यादा कोर कंसेप्ट है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब बात आई है तो बता ही देता हूं। एक होता है पद रिक्त, ठीक है, इसको बोलते हैं वैकेंट। एक होता है आपका अनुपस्थित। देखिए, जब ये वाला कंडीशन होती है ना, जब लोकसभा की सीट पर, लोकसभा के स्पीकर की सीट पर कोई भी नहीं होता है, मतलब अनुपस्थित होते हैं जब लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और जब तभी इस तालिका का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब पद रिक्त होता है, समझ रहे हैं, पद रिक्त जब होता है तब इस तालिका का यूज नहीं किया जाएगा। पद रिक्त का मतलब होता है उस सीट पर कोई बैठा ही नहीं है, तब तुरंत जो है लोकसभा में जो है राष्ट्रपति जो है वो किसी एक बंदे को, किसी भी एक मतलब किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करता है। ठीक है, किसी भी एक सदस्य को जो है अध्यक्ष, कार्यवाही के लिए अध्यक्ष नियुक्त करता है कि भाई आप जो है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, ठीक है, ये सीट जो है वो वैकेंट है क्योंकि स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों ही नहीं है। मतलब दोनों ही नहीं का मतलब ये नहीं वो अनुपस्थित नहीं, मतलब वो सीट ही खाली है, उस पर कोई बैठा ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए स्पीकर जो है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है वो अपना इस्तीफा दे के चले गए। इस्तीफा देके चले गए मतलब यह है कि पदरिक्त हो गया, वो पदरिक्त हो गया तो उस समय राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को कहते हैं कि आप थोड़े समय के लिए स्पीकर का पद संभालिए और आप जो है पूरे सदन में जो है वोटिंग करा के किसी को स्पीकर घोषित करवाइए, वोटिंग करवाइए और स्पीकर जो है उसको बना दीजिए। लेकिन अनुपस्थिति की स्थिति दूसरी होती है। अनुपस्थिति मतलब वो किसी काम से बीमार है, किसी काम से नहीं आए हैं वो, तब उस समय जो है ये तालिका का प्रयोग किया जाता है, टेबल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पद रिक्त की स्थिति में नहीं किया जाता। ये बहुत समझ लेना इसको अच्छे से। फिर आपका एक और पॉइंट आता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर यानी
सामायिक अध्यक्ष, सामायिक अध्यक्ष ये कौन होते हैं? प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? सिंपल वर्डों में मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पीछे एक पॉइंट कहा था कि जब भी कोई लोकसभा मान लीजिए उसकी अवधि खत्म हो गई, 5 साल की अवधि खत्म हो गई, खत्म, अब चुनाव होने ने, ठीक है, जैसे 2019 में चुनाव हुए थे, तो जैसे ही 5 साल की अवधि खत्म हुई, सारे के सारे सदस्य जो हैं वो फ्री हो गए भाई, वो संसद की सदस्यता उन पे नहीं रही, लोकसभा भंग हो गई है। लोकसभा भंग होने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नए चुनाव। लोकसभा भंग होती है तो सारे सदस्य अपने जो है हट जाते हैं, लेकिन लोकसभा का स्पीकर जो है वो अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक चुनाव होकर नई लोकसभा नहीं बन जाती है। नई लोकसभा बनती है और नई लोकसभा बनने से एक दिन पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे देता है। ये संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। एक इस्तीफा दे दिया, ठीक, पुराने वाले जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति किसी भी एक उन जो नए लोग चुन के आए हैं उसमें से सबसे बुजुर्ग इंसान को या किसी को भी जो है वो प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। प्रोटेम स्पीकर बना दिया। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है? प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा में आए सदस्यों को शपथ दिलवाता है, सदस्यों को शपथ दिलवाता है, और सदस्यों को शपथ दिलवाने के बाद तुरंत वो अपना पद छोड़ देता है, क्योंकि सदस्यों को शपथ दिलवा दी। और दूसरा वो क्या करता है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा में स्पीकर को चुनता भी है। वो स्पीकर को चुनने के लिए वोटिंग करवा देता है, ठीक है। जैसे स्पीकर चुन गया वैसे इसका काम खत्म और ये पद एकदम खत्म, ये अपने पद से इस्तीफा दे देता है। और याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर को जो होता है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। ये है कंसेप्ट क्लियरिटी। लोकसभा के स्पीकर को शपथ नहीं दिलवानी पड़ती है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलवाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो आपका संसद की सदस्यता तो ग्रहण कर लेता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ने उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करवा दी है, उसको शपथ दिलवा दी है, तो इसलिए उसको बार बार शपथ लेने की जरूरत नहीं है। वो भाई उसको एक तरीके से, अब जैसे ऐसे समझ लीजिए क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से किसी एक को मॉनिटर घोषित कर दिया गया, तो ये थोड़ी ना कि प्रिंसिपल आएंगे और इससे कहेंगे हाँ भाई आप बुक पे जो हाथ रख के बोलिए कि ऐसे ऐसे, नहीं, मॉनिटर हो गया वो आज से। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे ही होता है लोकसभा का स्पीकर कि भाई 500 लोग हैं, उनमें से किसी एक को जो है लोकसभा का स्पीकर घोषित कर दिया गया, लेकिन 500 लोगों को पहले ही जो है प्रोटेम स्पीकर ने जो है शपथ दिलवा चुका है, वो हमारे संविधान की शपथ जो है वो दिलवा चुका है, तो लोकसभा स्पीकर को बार बार शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब नए सदस्य आते हैं, सदस्यों की क्योंकि लोकसभा स्पीकर क्या करता है, वो नई लोकसभा जब बन रही होती है उस टाइम से एक दिन पहले जो अपने पद से इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा दे देता है तो लोकसभा का जो पद होता है वो खाली हो जाता है, लोकसभा की सीट खाली हो जाती है, वो अध्यक्ष की सीट खाली हो जाती है। तो खाली हो जाती है तो भाई नए सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा और स्पीकर का चुनाव कौन करवाएगा? उस समय के लिए होते हैं प्रोटेम स्पीकर, इसीलिए इनको सामयिक अध्यक्ष बोला जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? इनको राष्ट्रपति चुनते हैं और राष्ट्रपति ही जो है इनको शपथ दिलवा देते हैं। शपथ दिलवा देते हैं तो इनके 2 काम होते हैं। 2 काम कौन से होते हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवा देना और लोकसभा के आपका उसको वोटिंग करवा देना, लोकसभा के स्पीकर के लिए वोटिंग करा देना। लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया तो उनका काम तुरंत खत्म। समझ में आ गई? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है क्लास में, इसको आप 1-2 बार देख लेंगे, गारंटी मानिए सवाल इसमें से नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा जिसको मैं कल क्लास लूंगा उसमें आएगा राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये किस तरीके से अलग होते हैं, उपसभापति कौन होते हैं, उपसभापति, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा। फिर मैं सदन के नेता के बारे में बताऊंगा, सदन का नेता कौन होता है, विप क्या होता है, ठीक है, विप सदन के नेता, सदन का नेता, ठीक है। फिर संसद के सत्र, जो आप 3 सत्र देखते हो, संसद के सत्र भी कल ही बता दूंगा मैं, ठीक है ना। फिर आपका जो है संसद के सत्र किस तरीके होते हैं, फिर बता दूंगा मैं आपको प्रस्ताव कौन कौन से होते हैं, प्रस्ताव, ठीक है, शून्यकाल, आपका प्रश्नकाल क्या क्या होते हैं, ठीक। क्योंकि एक क्वेश्चन जो है पिछली बार ये आया था कि स्टार्ड क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि मतलब जो तारांकित प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, तो ये बहुत कंसेप्ट में था, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बढ़ा रहा हूँ। देखिए आपको पढ़ना वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। आप कोई भी क्लास देख लीजिए, अगर इससे बेटर है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, अदरवाइज मैं तो यही चाहता हूँ आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो, ज़्यादा झंझटबाजी मत पड़िए, ठीक है, क्योंकि नुकसान एंड में आप ही का होगा। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।